हेलो स्टूडेंट, वेरी गुड मॉर्निंग। आज जैसा कि आपको पता है हमारा लेसन चल रहा है वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपीरेशन। तो उसमें आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, तो मुख्य रूप से वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले जो कारक होते हैं उनको हम शीर्ष रूप से दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सी? बाह्य कारक और आंतरिक कारक। बाह्य कारक को हम वातावरणीय कारक भी बोल सकते हैं, ठीक है। और आंतरिक कारक, ये कारक रिलेटेड होते हैं पादप की संरचना से। तो पहले डिस्कस करेंगे हम बाह्य कारक। तो बाह्य कारक में पहला आता है अपना कारक प्रकाश। तो प्रकाश जो होता है वो ट्रांसपीरेशन की रेट को या ट्रांसपीरेशन की दर को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से प्रभावित करता है। प्रत्यक्ष रूप से कैसे? प्रत्यक्ष रूप से ऐसे कि जब प्रकाश जो है, प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किसका निर्माण होता है? स्टार्च या मांड का निर्माण होता है, जो कि हमने कल पढ़ा था। तो इस तरीके से रंध्रों के खुलने में प्रकाश की क्या होती है? अहम भूमिका होती है। प्रकाश की अहम भूमिका होती है, ठीक है। अप्रत्यक्ष रूप से, तो अप्रत्यक्ष रूप से प्रकाश जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाता है। प्रकाश जो है वो टेम्परेचर को बढ़ाता है, और टेम्परेचर के बढ़ने से ट्रांसपीरेशन की रेट भी बढ़ जाती है। अगला है वायु। वायु किस प्रकार प्रभावित करता है? तो जब वायु का प्रवाह तेज होता है या वायु जब तेज गति से प्रवाहित होती है तो पत्तियों के आसपास की जो नम वायु है वो हट जाती है, और उसकी जगह कौन ले लेती है? शुष्क वायु ले लेती है। तो जब नम वायु पत्ती के आसपास या रंध्रों के आसपास से हट जाती है तो वाष्पोत्सर्जन की दर बढ़ जाती है। तो जब तेज हवा चलती है या प्रवाह जो वायु का है वो तेज होता है तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। अगला है मृदा में उपलब्ध जल की मात्रा। तो मृदा में उपलब्ध जल की मात्रा भी किसको प्रभावित कर रही है? वाष्पोत्सर्जन की दर को प्रभावित कर रही है। कैसे? कि जब उपलब्ध जल की मात्रा मृदा में कम होगी, उपलब्ध जल की मात्रा मृदा में कम होगी तो जलावशोषण कम होगा, और जलावशोषण कम होगा तो वाष्पोत्सर्जन की दर भी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगला है टेम्परेचर, तापमान। तो तापमान बढ़ने से क्या होगा या घटने से क्या होगा? तो तापमान जब बढ़ता है, तापमान जब बढ़ता है तो वायुमंडल की जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है, वायुमंडल में जो आपेक्षिक आर्द्रता होती है, या कहे कि वायुमंडल में जो नमी होती है वो नमी क्या हो जाती है? नमी में कमी आ जाती है, या आपेक्षिक आर्द्रता का मान कम हो जाता है, जिससे वाष्पोत्सर्जन की दर क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। तो ये था वाष्पोत्सर्जन की या ट्रांसपीरेशन की दर या रेट को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक, ठीक है बच्चों। अब हम बात करते हैं आंतरिक कारक की। आंतरिक कारक कौन से? जो पादप की संरचना से रिलेटेड है, वो किस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की दर को या ट्रांसपीरेशन की रेट को प्रभावित करते हैं। अब बात करते हैं हम आंतरिक कारक की, कि आंतरिक कारक कौन कौन से हैं और वो किस प्रकार वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। तो पहला आंतरिक कारक है पत्ती की संरचना, कि पत्ती की संरचना किस प्रकार से प्रभावित करती है किसको? वाष्पोत्सर्जन की दर को। तो जो शुष्क जलवायु में या मरुस्थल में जो पेड़ पौधे उगते हैं, शुष्क जलवायु में जो पेड़ पौधे उगते हैं, उन पेड़ पौधों की पत्तियों की जो एपिडर्मिस होती है, बाह्य त्वचा होती है, उसके ऊपर क्या पाई जाती है? उप त्वचा पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकल बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा क्यूटिकल के ऊपर मोम जैसी एक संरचना, मोम जैसी एक परत और पाई जाती है, और रोम पाए जाते हैं। तो ये सारे लक्षण क्या करते हैं? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं, वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को कम करते हैं। इसके अलावा मरुस्थलीय जो पादप होते हैं उनकी पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र ढसे हुए होते हैं, उनकी पत्तियों पर पाए जाने वाले रंध्र ढसे हुए होते हैं। इस कारण भी वाष्पोत्सर्जन की जो दर है या ट्रांसपीरेशन की जो रेट है वो कम हो जाती है। इसके अलावा पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्र में, पत्ती के प्रति इकाई क्षेत्र में रंध्रों की संख्या भी ट्रांसपीरेशन के रेट को प्रभावित करती है। कैसे? अगर रंध्रों की संख्या प्रति इकाई क्षेत्र में अधिक है तो ट्रांसपीरेशन अधिक होगा, और अगर कम है तो ट्रांसपीरेशन कम होगा। तो इस तरीके से पत्ती की संरचना ट्रांसपीरेशन के रेट को प्रभावित करती है। अगला आता है हमारा मूल प्रवाह अनुपात, या कहे जड़ तने के बीच का अनुपात। तो मूल प्रवाह अनुपात में जैसे जैसे वृद्धि होती है, मूल प्रवाह अनुपात में जैसे जैसे वृद्धि होती है वैसे वैसे ही ट्रांसपीरेशन की रेट में या वाष्पोत्सर्जन की दर में भी वृद्धि होती है, ठीक है। अगला है पत्ती का दिक्विन्यास। दिक्विन्यास का मतलब यहाँ है शाखा पर या पौधे पर पत्ती की स्थिति। तो पत्ती का दिक्विन्यास भी किस तरीके से प्रभावित करता है?
कि अगर पत्ती की स्थिति पेड़ पे इस तरीके से हो कि सूर्य से आने वाली किरणों के समकोण में हो, पत्ती सूर्य से आने वाली किरणों के क्या हो, समकोण में स्थित हो, तो सबसे अधिक प्रकाश गिरेगा पत्ती के ऊपर। उस कंडीशन में ट्रांसपिरेशन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर पत्ती का दिक् विन्यास समकोण पर है, किससे, आपतित किरणों के समकोण पर है दिक् विन्यास किसका, पत्ती का, या पत्ती की स्थिति समकोण है, तो ट्रांसपिरेशन की रेट बढ़ेगी। इसके अलावा अगर पत्ती की स्थिति या पत्ती का दिक् विन्यास आपतित किरणों के समानांतर है, पैरेलल है, तो ट्रांसपिरेशन की रेट कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये कारक थे आंतरिक कारक, जो कि जिनको हम कह सकते हैं पादप की संरचना से रिलेटेड कारक थे, जो कि किसको प्रभावित कर रहे थे, ट्रांसपिरेशन की रेट को प्रभावित कर रहे थे। तो ये टॉपिक हम कंप्लीट होता है हमारा कौन सा, वाष्पोत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। अब टॉपिक आता है वाष्पोत्सर्जन का महत्व, वाष्पोत्सर्जन का महत्व वो पढ़ते हैं हम। तो अब हम बात करते हैं वाष्पोत्सर्जन के महत्व की। तो कई वैज्ञानिकों का विचार है, या वैज्ञानिकों के विचार से वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो एक आवश्यक बुराई है। वो क्या है, एक आवश्यक बुराई। इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वाष्पोत्सर्जन आवश्यक बुराई है, क्यों, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। तो वैज्ञानिकों के विचार से वाष्पोत्सर्जन की जो प्रक्रिया है वो एक आवश्यक बुराई है, क्योंकि यह पादपों के लिए कुछ मामलों में तो लाभदायक है और कुछ मामलों में हानिकारक है। लाभदायक जो है वो हम पढ़ेंगे, हानिकारक क्यों है, वाष्पोत्सर्जन या ट्रांसपिरेशन की जो क्रिया है वो हानिकारक क्यों है। तो हानिकारक ऐसे है कि जितना भी पेड़ पौधे जल अवशोषित करते हैं, पेड़ पौधे जितना जल अवशोषित करते हैं उसका 98% भाग जल वाष्प के रूप में वाष्पित हो जाता है। कौन सी क्रिया द्वारा, वाष्पोत्सर्जन क्रिया के द्वारा। ठीक है बच्चों, इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया से मृदा में जल की क्या हो जाती है, कभी कभी कमी हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा जब पादप में जल की कमी हो जाती है तो पादप में कौन से अम्ल का निर्माण होता है, एबीए का। कौन से अम्ल का निर्माण होता है, एबीए का, जिसको बोलते हैं एब्सिसिक अम्ल। क्या बोलते हैं, एब्सिसिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, तो जब जल की कमी हो जाती है पादप में तो कौन सा अम्ल बनता है, एबीएम। इस अम्ल की क्या हानि है, तो जब ये अम्ल बनता है पादप में तो पादप के जो पत्तियां हैं, फूल हैं, वो समय से पहले क्या हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, मुरझाकर गिर जाते हैं। तो ये हानियां है किसकी, वाष्पोत्सर्जन की। इस वजह से वाष्पोत्सर्जन को कहा गया है कि वाष्पोत्सर्जन क्या है, एक आवश्यक बुराई है। क्यों, क्योंकि कुछ मामलों में तो ये लाभदायक है और कुछ मामलों में हानिकारक है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन से पादप को क्या क्या लाभ है। ठीक है, तो पहला लाभ है कि जो रसारोहण की क्रिया होती है पौधों में वो सीधे तौर पर किस पर निर्भर है, वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर है। ठीक है, इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा ही खनिज लवणों व जल का अवशोषण व स्थानांतरण होता है। ठीक है, अगला, वाष्पोत्सर्जन पौधों के तापमान को भी क्या रखता है, नियमित या नियंत्रित रखता है। अगला, अतिरिक्त जल का निकास कौन सी क्रिया द्वारा होता है, पादपों में अतिरिक्त जल का निकास या अतिरिक्त जल का निष्कासन किसके द्वारा होता है, वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होता है। इसके अलावा फलों का मीठा होना भी किस पर निर्भर करता है, वाष्पोत्सर्जन पर। क्यों, क्योंकि वाष्पोत्सर्जन क्रिया द्वारा फलों में किसकी मात्रा बढ़ती है, शर्करा की मात्रा बढ़ती है। ठीक है, इसके अलावा पौधों में जो यांत्रिक उत्तक होते हैं या पौधों में यांत्रिक सहारा प्रदान करने वाले जो उत्तक होते हैं उनका निर्माण भी किस पर निर्भर है, ट्रांसपिरेशन पर निर्भर है। ठीक है बच्चों, तो ये था वाष्पोत्सर्जन का महत्व। तो यहाँ पोर्शन हमारा इस लेसन का कंप्लीट होता है वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग इसी चैप्टर में दो छोटे से टॉपिक और जोड़ रखे हैं, एक तो बिंदु स्त्राव और एक रस स्त्राव। ठीक है, अब उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेसन का अगला टॉपिक है बिंदु स्त्राव। कौन सा टॉपिक है, बिंदु स्त्राव। ठीक है, तो बिंदु स्त्राव के बारे में पादपों में सबसे पहले किसने बताया, डी बेरी ने। किसने, डी बेरी ने। कब, 1869 में। कब, 1869 में बिंदु स्त्राव के बारे में सबसे पहले किसने बताया, डी बेरी ने। ठीक है, अब बिंदु स्त्राव होता क्या है, डेफिनेशन क्या होगी
कि पत्तियों के किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में स्रावित होना या बाहर निकलना। पत्तियों के किनारों से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? बिंदु स्राव कहलाता है। क्या कहलाता है? बिंदु स्राव। और बिंदु स्राव मेनली आप देखते कब हो? सुबह। जैसे घास कुल के जो पौधे हैं, सुबह हम देखते हैं घास कुल के जो पौधे हैं, या आलू है, अरवी है, ब्रायोफिलम है, इन पौधों में सुबह इनकी जो पत्तियां होती हैं, उन पत्तियों के ऊपर छोटी छोटी पानी की बूंदें दिखाई देती है। पानी की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं। वो क्या है? क्या हुआ? वो बिंदु स्रावी हुआ। क्या हुआ? बिंदु स्रावी। ठीक है। अब बिंदु स्राव हम समझते हैं, बिंदु स्राव है क्या है, कैसे होता है। तो जो बिंदु स्राव है उसका मूल कारण तो क्या है? मूल दाब। बिंदु स्राव का मूल कारण क्या है? मूल दाब है। ठीक है। अब समझो इस बात को कि पत्तियों की सिराओं के अंत पर जो पत्तियां हैं, उन पत्तियों में सिराएं होती हैं, मुख्य सिरा, पार्श्व सिरा। तो जो सिराएं हैं, उन सिराओं के अंत पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? जलरंध्र। क्या बोलते हैं? जलरंध्र। ठीक है। इस जलरंध्र के शीर्ष पर भी एक छिद्र होता है जिसको हम बोलते हैं जल छिद्र। क्या बोलते हैं? जल छिद्र बोलते हैं। ठीक है। अब इस जल छिद्र के आसपास की कोशिकाओं में किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। आ रही बात समझ में? भाई पत्तियों की सिराएं पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उन छिद्रों को हम क्या बोलते हैं? जलरंध्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जलरंध्र। और जलरंध्र के शीर्ष पर भी एक छिद्र होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जल छिद्र बोलते हैं। और जल छिद्र के आसपास की कोशिकाओं में किसी भी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। इस कारण से जो जलरंध्र है या जो जल छिद्र है वो हमेशा क्या रहते हैं? खुले हुए होते हैं। ठीक है। अब जल छिद्र जो है, जल छिद्र के अंदर की ओर मृदुतक कोशिकाओं का एक समूह होता है। देखो ये है अपना जल छिद्र, और जल छिद्र के अंदर की ओर ये वाला जो एरिया है, ये क्या है? मृदुत की कोशिकाओं का एरिया है। तो जल छिद्र के अंदर की ओर मृदुत की कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेम उत्तक। क्या बोलते हैं? एपिथेम उत्तक। ठीक है। इन उत्तक की कोशिकाओं के बीच में अंतरकोश के स्थल भी पाए जाते हैं। ठीक है। तो जल छिद्र जो है उसके अंदर की तरफ मृदुतक कोशिकाओं का समूह पाया जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एपिथेम उत्तक। क्या बोलते हैं? एपिथेम उत्तक। ठीक है। इन एपिथेम उत्तक का जो संबंध है, यह एपिथेम उत्तक की कोशिकाओं का संबंध किससे है? पत्तियों की सिराओं में जो जाइलम वाहिका है, पत्तियों की सिराओं में जो जाइलम वाहिका है, ये पत्तियों की जो सिराएं हैं वो किससे संबंधित है? पत्तियों की सिराओं में जो जाइलम वाहिका है उनसे संबंध है किसका? एपिथेम उत्तक की कोशिकाओं का। एपिथेम उत्तक की कोशिकाओं का। आ गई बात समझ में? अब जब जल अवशोषण होता है और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो? कम हो। जब जल अवशोषण अधिक हो और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम हो, तब इन वाहिकाओं में क्या उत्पन्न होता है? एक मूल दाब उत्पन्न होता है। वाहिकाओं में क्या उत्पन्न होता है? मूल दाब उत्पन्न होता है। ठीक है। उस मूल दाब के कारण इन वाहिकाओं से जल क्या आता है? बाहर की तरफ आता है। इस मूल दाब के कारण इन जाइलम वाहिकाओं से जल बाहर की तरफ आता है। और कहाँ आता है? एपिथेम की कोशिकाओं में। कहाँ आता है? यहाँ से जल बाहर निकला, कहाँ गया? एपिथेम की कोशिकाओं में। ठीक है। अब एपिथेम की कोशिका उस जल से क्या होती है? संतृप्त होती है। क्या होती है? संतृप्त होती है। तो एपिथेम की उत्तक की कोशिकाएं जब जल से संतृप्त हो जाती है, उसके बाद यह जल छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है। जल छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिंदु स्राव बोलते हैं। आगे बात समझ ली? ठीक है। अब बिंदु स्राव में केवल जल नहीं निकलता बाहर, या कहें कि बिंदु स्राव में केवल शुद्ध जल नहीं निकलता, इसके अलावा कुछ कार्बनिक पदार्थ व कुछ अकार्बनिक लवण भी बाहर निकलते हैं। इन कार्बनिक अकार्बनिक लवणों की एक लेयर, सफेद सी लेयर जमा हो जाती है पत्तियों पर। देखते हो आप घास फूल के जो पौधे हैं उनकी पत्तियों पर एक सफेद जैसी चद्दर सी या परत सी जमा हो जाती है। वो किसके कारण? बिंदु स्राव का। क्यों? क्योंकि बिंदु स्राव में केवल शुद्ध जल बाहर नहीं निकलता, शुद्ध जल के साथ साथ उस शुद्ध जल में कार्बनिक पदार्थ और अकार्बनिक लवण भी
होते हैं। ठीक है, अब ये जब परत जमा, कई बार क्या होता है कि ये परत जब कार्बनिक लवणों की जमा हो जाती है, सफेद परत बिंदु स्त्राव के कारण, तो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जब कम हो जाती है तो पत्तियां क्या हो जाती हैं, पीली पड़ जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है। ठीक है, तो ये टॉपिक था हमारा बिंदु स्त्राव। आगे होगा समझ में आपके? एक बार फिर से हल्का सा रिपीट कर देता हूं मैं। बिंदु स्त्राव कहोगे किसे आप, कि पत्तियों के किनारे से जल का छोटी छोटी बूंदों के रूप में बाहर निकलना क्या कहलाता है, बिंदु स्त्राव कहलाता है। ठीक है, बिंदु स्त्राव के लिए मेन कौन रेस्पॉन्सिबल है, मूल दाब रेस्पॉन्सिबल है। बिंदु स्त्राव होता किसके द्वारा है, जल रंध्र या जल छिद्र के द्वारा। ये कहाँ पाए जाते हैं, तो पत्तियों की सिराओं के अंत पर छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उनको जल रंध्र कहते हैं। ठीक है, जल रंध्र पर भी एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे जल छिद्र कहते हैं। ठीक है, जल छिद्र के आसपास की कोशिकाओं में किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता, इस वजह से ये जल छिद्र जो है वो हमेशा खुला हुआ रहता है। ठीक है, इस जो जल छिद्र है इसके अंदर की तरफ या इसके नीचे की तरफ मर्दूतक कोशिकाओं का एक समूह पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं एपिथेम उत्तक। क्या बोलते हैं, एपिथेम उत्तक। ठीक है, इस एपिथेम उत्तक का संबंध किससे होता है, पर्ण की सिराओं में स्थित जाइलम वाहिकाओं से। पर्ण की सिराओं में स्थित जाइलम वाहिकाओं से। ठीक है, अब जब जल अवशोषण की क्रिया अधिक और वाष्पोत्सर्जन की क्रिया कम होती है तो इन वाहिकाओं में एक मूल दाब उत्पन्न होता है। वाहिकाओं में एक मूल दाब उत्पन्न होता है जिसके कारण जल क्या होता है, बाहर निकलता है। और बाहर निकल कहाँ आता है, मृदुतक कोशिकाओं में या एपिथेम उत्तक की कोशिकाओं में। तो ये कोशिका पहले क्या होती है, संतृप्त होती है और उसके बाद ये जल छिद्र के माध्यम से बाहर निकलता है जिसे हम क्या बोलते हैं, बिंदु स्त्राव बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये टॉपिक था हमारा बिंदु स्त्राव। अब इसके बाद आपके लेसन में लास्ट टॉपिक बचता है रस स्त्राव, उसके बारे में और चर्चा करते हैं। तो इस लेसन का लास्ट और अगला टॉपिक है रस स्त्राव। कौन सा, रस स्त्राव। ठीक है, रस स्त्राव आप बोलोगे किसे, तो पौधों के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से, पौधों के कटे या क्षतिग्रस्त भाग से रस का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, रस स्त्राव कहलाता है। रस का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है, रस स्त्राव कहलाता है। ठीक है, अब समझो ये होता कैसे है। तो हम जानते हैं कि जो पौधे की जाइलम वाहिका होती है, पौधे की जाइलम वाहिका होती है, उसमें जो रस होता है वो मूल दाब के कारण, उसमें जो रस होता है वह मूल दाब के कारण धनात्मक तनाव में रहता है, मतलब खिंचा हुआ रहता है, धनात्मक तनाव में रहता है। लेकिन जब कभी कभी ये जाइलम वाहिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या कट जाती है तो ये रस क्या होता है, बाहर आने लगता है। ये रस बाहर आने लगता है जिसको हम क्या कहते हैं, रस स्त्राव कहते हैं। क्या कहते हैं, रस स्त्राव कहते हैं। जैसे जो ताड़ का वृक्ष होता है, ताड़ के जो वृक्ष है, तो ताड़ के वृक्ष में एक दिन में 50 लीटर से अधिक रस बाहर निकल सकता है। ताड़ का जो वृक्ष है उसमें एक दिन में 50 लीटर से अधिक रस बाहर निकल सकता है, जिसे हम क्या कहते हैं, ताड़ी कहते हैं। जो पेय पदार्थ है, कई इलाकों में इसे पिया जाता है, जिसे ताड़ी कहते हैं। ठीक है, इसी तरह रबड़ के पौधे से जो रस बाहर निकलता है उसको हम क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेटेक्स बोलते हैं। तो ये भी एक उपयुक्त उदाहरण है किसका, रस स्त्राव का। ठीक है, तो ये यहाँ टॉपिक कंप्लीट होता है, रस स्त्राव। इतना ही है आपके सिलेबस में और इसी के साथ ये लेसन भी आपका कंप्लीट होता है। ठीक है बच्चों, कल पढ़ेंगे हम पादपों में खनिज पोषण। अगला लेसन रहेगा हमारा पादपों में खनिज पोषण। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए घर पे रहिए और सुरक्षित रहिए।